हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजी। आज हम अपने चैनल में बात करने वाले हैं एक टॉपिक दैट इज़ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ द +2 अंडर द चैप्टर ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हर साल नीट के अंदर आता ही आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो सबसे पहले हमने बात करते हैं इनफर्टिलिटी क्या चीज़ है। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। सो बेस गाइड हमारी NCERT है, तो वहीं से शुरू करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल एंड दैट इज़ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन। मीन्स अगर देयर इज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन यानी कि फिजिकल इंटीमेसी है और उसमें हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स नहीं यूज़ कर रहे, and if the person is unable to conceive, this is called as infertility. There is no time period for it, but generally it is taken as 1 to 2 years of sexual cohabitation without any kind of the use of the contraceptive measure. Now what are the reasons? The reason could be many. अगर हम बात करें, the reasons could be drug, congenital diseases, immunological, psychological, or even the certain physiological reasons. In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often that's a problem maybe lies with the male partner. So specialized healthcare units, जिसको हम infertility clinics कहते हैं, could have help in the diagnosis and the corrective treatment of some of the disorders and enable these couples to have children. तो ये जो infertility clinics हैं वो different तरीके से काम करती हैं. It could be जिस तरह से का रीज़न है उसी तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं. However, such corrections are not possible. Couples could be assisted to have children through certain special techniques called as assisted reproductive technologies. Okay जी. So again back to our part. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं what is infertility. Infertility is the sexual cohabitation without the use of contraceptive and still inability to achieve the conception. So time period for 1 to 2 years. तो ये हम टाइम पीरियड ऑलमोस्ट लेके चल रहे हैं. ओके जी. सो व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर्स वी यूज़ इन आर्ट. तो इनफर्टिलिटी का कॉज की बात कर लेते हैं. तो कॉज क्या क्या हो सकता है. इट कुड बी ड्रग्स हो सकती हैं, इट कुड बी द इम्यूनोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, एंड इवन जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं. सो उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है. बहुत सारी चीज़ें तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं, बट अगर नहीं हो सकती हैं तो उसके लिए वी डू आर्ट. सो आर्ट में फर्स्ट प्रोसीजर आई विल टॉक अबाउट द IVF एंड द ET, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड embryo transfer. तो IVF is in vitro fertilization and ET stands for embryo transfer. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमने क्या किया, फीमेल से यानी कि जो मदर है, वी आर टेकिंग ओवा, फादर से या फिर डोनर से वी आर टेकिंग स्पर्म एंड वी मेड टू देम टू फर्टिलाइज इन विट्रो. उनको हम लैब कंडीशंस के अंदर सिमुलेटेड कंडीशंस, मतलब जिस तरह की कंडीशंस आपको बॉडी में चाहिए इन्वायरमेंट, उस तरह का कंडीशन हम लैब में प्रोवाइड करते हैं. सो फर्टिलाइजेशन हो गई. फर्टिलाइजेशन के बाद जो आगे जायगॉट बनेगा
तो जायगॉट बना और आई कैन से एम्ब्रियो बना। अब जायगॉट और एम्ब्रियो की बात करते हैं, बिकॉज जायगॉट डेवलप होकर एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आ रहा है, अब एम्ब्रियो या जायगॉट आपने बना लिया, उसके बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज अ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। सो वन टेक्निक इज जिफ्ट एंड सेकेंड टेक्निक इज द जो है दैट इज कॉल्ड एज अ इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। तो अगर तो हम जायगॉट को अगर अप टू 8 सेल स्टेज हैं, so that stage is called as zygote intrafallopian transfer. अगर more than 8 है, so then we do intrauterine transfer. So what is that zift? Zift is zygote intrafallopian transfer. ये कब किया हमने? यानी कि दिस इज अप टू 8 सेल स्टेज। अब देखा जाए तो 8 सेल स्टेज तक वो ऑलमोस्ट 8 to 16 सेल वी कॉल इट्स मोरुला, मतलब नियर मोरुला वो पहुंच चुका है, बट स्टिल दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज द जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब ये जो ट्रांसफर किए हैं हमने, या हमने कहा किया इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, या हमने किया जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो ये दोनों किसके अंदर किए? आइदर तो या तो करेंगे जेनेटिक मदर के अंदर, या हो सकता है अगर जेनेटिक मदर सस्टेन ना कर सके तो फिर ये सरोगेटेड मदर के अंदर भी किया जा सकता है। सो आइदर टू डू इन सरोगेटेड मदर और जेनेटिक मदर। सो दिस इज द हाउ वी डू द दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ किया गया? सेम जेनेटिक मदर में, बायोलॉजिकल मदर में हो सकता है, या फिर हम सरोगेटेड मदर में भी कर सकते हैं। तो 2 लेवल्स पे किया जाता है। अगर अप टू 8 है तो जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मोर देन 8 है तो वी से इट इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। देन देयर इज अ सेकेंड टेक्निक जो हम IVF में यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ ओवा एंड स्पर्म transferred into fallopian tubes of the female। यानी कि ओवा और स्पर्म का मिक्सचर दोनों डाले गए, दैट इज कॉल्ड एज गिफ्ट। खाली स्पर्म डालना इज नॉट कॉल्ड गिफ्ट, क्योंकि खाली अगर स्पर्म दिया गया तो वो इंसेमिनेशन कहलाएगा। सो गिफ्ट इज द मिक्सचर ऑफ ओवा एंड स्पर्म ट्रांसफर टू द fallopian ट्यूब्स ऑफ द फीमेल। सो एक टेक्निक जो इसके अंदर 8 के अंदर आती है, दैट इज IVF। IVF इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। सेकेंड हमारे पास आ गया गिफ्ट। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ मिक्सचर ऑफ ओवा एंड स्पर्म इनटू द fallopian ट्यूब्स ऑफ द फीमेल। थर्ड टेक्निक ये जो हुआ, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज, ये जो गिफ्ट करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पे जो हमने IVF किया था दैट वाज अंडर इन विट्रो कंडीशंस, लेकिन जो ये मिक्सचर ऑफ ओवा और स्पर्म डाल रहे हैं तो ये हम डाल रहे हैं fallopian ट्यूब्स ऑफ मदर के अंदर। सो दैट मीन्स इन विवो कंडीशंस फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे देखने की जरूरत है आपको। देन इन विवो एम्ब्रियो ट्रांसफर, व्हाट इज दैट? कि किसी का बना बनाया जायगॉट या एम्ब्रियो निकाल कर किसी दूसरी मदर के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दैट इज व्हाट द एम्ब्रियो इज डायरेक्टली transferred into the other female, or I can say mother. So that is called the in vivo transfer. तो एक का एम्ब्रियो बना और आपने किस में डाल दिया? दूसरे में डाल दिया। सो दीज आर द टेक्निक्स विच वी यूज़। एक बार फटाफट कर लेते हैं बात जो हमने की IVF, देन वी डिड गिफ्ट। IVF में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम या तो कर रहे हैं आपका जिफ्ट, दैट इज जायगॉट इंट्राफेलोपियन, या फिर कर रहे हैं आपका IUT, दैट इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। फिर एक और टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज अ गिफ्ट। एंड देन थर्ड इज
बना बनाया एम्ब्रियो यानी कि इन विवो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अगेन टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं. ये कब की जाती है? इफ द स्पर्म काउंट इज लो, or I can say inefficient, it is low or not effective. तो अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो उस केस में क्या किया जाता है? स्पर्म और सीमन फ्रॉम द मेल. देखिए, जो मेल है वो ऑन एन एवरेज 200 to 300 मिलियन स्पर्म सीमन में रिलीज करता है. दैट इज 3 to 4 mm सीमन. दिस अमाउंट कैन बी 300 to 400 मिलियन ऑल्सो. तो फिजियोलॉजिकली अगर आपका काउंट 20 मिलियन से कम है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी का केस माना जाता है. तो अगर स्पर्म काउंट कम है यानी ऑलिगोस्पर्मिया है, उस केस में मेल से सीमन लिया जाता है. सीमन फ्रॉम मेल, इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो रेगुलर सीमन्स के 2-3 शॉट्स लिए जाते हैं. तो उसको कॉन्सेंट्रेट किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीमन, एंड देन उसके बाद उसको ट्रांसफर्ड इन फीमेल यानी कि दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. तो ये नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं हुई, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुई है. अब वहाँ 2 तरीके से किया जा सकता है. या तो करते हैं जी इंट्रावेजाइनल ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड एज IVT, इंट्रावेजाइनल ट्रांसफर. दिस इज द IVT. और सेकेंड इज द इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, दैट इज द इसको डाला जा रहा है फीमेल के यूट्रस में, मतलब नियर सर्विक्स जो है हम डालते हैं, हाई इन वेजाइना और नियर सर्विक्स. सो ये जो है मेल में हम 2 टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं. आइदर वी आर डूइंग इट द इंट्रावेजाइनल ट्रांसफ़र और वी आर डूइंग द इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. तो दैट इज़ द जो हम टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं मेल के केस में. जो ये गिफ्ट है जिसको हम गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये बेसिकली फीमेल के केस में होगी. जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र भी फीमेल के केस में हो गया. इन विवो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी फीमेल के केस में हो गया. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में IVF किया या IUT किया है, दैट इज़ अगेन ये आपका फीमेल में किया, लेकिन ये प्रॉब्लम मेल के साथ थी. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भी प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, आइदर इट कुड बी मेल और इट कुड बी फीमेल. तो करेक्टिव मेथड्स में हम किस तरह से उन चीज़ों को कर रहे हैं. और ओके, सो नाउ वन वी हैव मोर टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज अ ICSI और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस केस में क्या किया जाता है? स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड into the ovum. तो इसको डायरेक्टली आपने क्या किया? ओवम में इंजेक्ट करिए. सिंगल स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम. तो दिस इज कॉल्ड एज अ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ये क्वेश्चन नीट के में आ चुका है. नीट में क्वेश्चन क्या आया था कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो फिर क्या किया जाता है? अगर स्पर्म काउंट कम है, बाय NCERT अगर हम जाएंगे तो वो लिख रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है. तो उसमें आपके पास चॉइस ICSI का भी था. खैर, अगर काउंट कम है तो बाय NCERT की लाइन से जाएंगे तो हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं. बाय NCERT की लाइन से जाएंगे तो आंसर इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो लेट्स हैव अ लुक कि भी NCERT क्या क्या कह रही है आपको. तो देखें जी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज IVF, फर्टिलाइजेशन दैट इज आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन. मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? सिमुलेटेड कंडीशंस फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. In this method, popularly called as test tube baby program, ova from wife or donor and sperm from the husband or donor are collected and introduced to form zygote under
simulated conditions in the lab. Zygote or early embryo up to 8 blastomeres could be transferred into fallopian tubes, that is called as a zygote intrafallopian transfer. An embryo with more than 8 blastomeres, that is intrauterine transfer. और उसके बाद एम्ब्रियो जो है इन विवो फर्टिलाइजेशन में अगर बनते हैं एम्ब्रियो, उनको भी डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट conceive. Okay, so transfer of ovum collected from donor into fallopian tube of another female who cannot produce but can provide suitable condition further development is another attempt. तो गिफ्ट क्या है? एक ऐसी फीमेल उस जो कि खुद अपना ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती, किसी और का ओवर स्पर्म का मिक्सचर हमने उसके अंदर डाल दिया एंड वी आर असिस्टिंग हर टू conceive. Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedures to form embryo where sperm is directly injected into the ovum. So infertility either या तो inability of male partner है to inseminate the female or due to low sperm count is corrected by artificial insemination. इसमें सीमन हमने कलेक्ट किया फ्रॉम डोनर या फिर हस्बैंड से, जो कि आर्टिफिशली या तो डाला वेजाइना में या इंट्रायूट्राइन insemination. So I must correct myself over here. This is intrauterine insemination. So it is not transfer. So better call it as intra. Of course, as transfer of semen, but right word is intrauterine insemination. Okay. तो यहाँ पे हो गया intrauterine insemination. फिर हम बात करते हैं ऑप्शंस. तो बच्चे बहुत हैं. कहता है ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीम हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट बट प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली फ्यू सेंटर्स. तो अभी IVF की टेक्निक्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उसका एक रीज़न है, पीछे सोशल टैबूज भी हैं, स्पेशली लोग जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाते, एंड थर्ड ये एक्सपेंसिव भी बहुत है और ट्रीटमेंट जो है वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज तक ही जो है अवेलेबल है और इसका एफिकेसी रेट भी एक्सट्रीमली इनिशियली लो था. अब थोड़ा जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की तो इम्प्रूव कर गया है, बट फिर भी आप इसको ये नहीं कह सकते 100% है ये. सो इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% और समटाइम लिटिल मोर डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ से करवा रहे हो और एज ऑफ द फीमेल क्या है जिसको किया जा रहा है. कहता है ऑब्वियसली द बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर. इमोशनल, रिलीजियस, social factors are also deterrent in adoption of these methods. Since the ultimate aim of all these procedures to have children, कहते हैं कि orphan और destitute children बहुत हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें से तो बहुत सर्वाइव ही नहीं कर पाते. So our law permits legal adoption as one of the best method for the couples looking for parenthood. तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जी कि ये तो हो गए हमारे पास कि कौन कौन सी प्रोसीजर्स हैं. अब हम बात यहाँ पे करने वाले हैं कि वाई दीज प्रोसीजर्स आर लिमिटेड, वाई द ऑप्शंस आर लिमिटेड. रीज़न ये है कि एक तो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव मेथड है. दूसरा फैसिलिटीज़ भी आपके पास लिमिटेड है, especially to certain areas only, especially to certain areas and big hospitals. क्योंकि ये जो टेक्निक है इसमें अपने आप में भी काफ़ी पैसे लग जाते हैं. सो दैट इज़ वाई ये लिमिटेड है. ओके, तो फ्रॉम अगर ये देखा जाए इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल causes are also deterrent for couples to adopt these methods. So that's all with the your reproductive health जो हमने इसमें ART के लिए बात करनी थी. तो that's all about your different techniques which we are using in ART. तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं एमनियोसेंटेसिस की. ना एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड
is drawn from the amniotic cavity of fetus. तो बाय थ्रू द सिरिंज विद एक वेजाइना के बैक साइड से जो है वो सिरिंज जो है इंसर्ट की जाती है मदर के यूट्रस में और वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड ड्रॉ किया जाता है एंड इट कंटेन स्किन सेल्स एंड अदर स्टेम सेल्स ऑफ फीटस. सो इनको हम एनालाइज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग वेरियस एबनॉर्मलिटीज़. कैसी एबनॉर्मलिटीज़? ये एबनॉर्मलिटीज़ बायोकेमिकल भी हो सकती हैं और जेनेटिक भी हो सकती हैं. जैसे कि किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं? ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, या फिर ट्राइसोमी 18, या फिर आप ये देख लीजिए स्पाइना बाइफिडा, ये न्यूरो डिफेक्ट्स के अंदर आ जाता है. स्पाइनल बाइफिडा, न्यूरल डिफेक्ट्स एक्सेट्रा. तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कुछ बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए हम जो ये टेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ एमनियोसेंटेसिस. एक और इसी का सिमिलर टेस्ट है, एक सिमिलर टेस्ट है दैट इज़ जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, जिसको CVS कहते हैं. जो एमनियोसेंटेसिस है, ये ऑलमोस्ट परफॉर्म होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए 14 to 20 वीक्स, 16 to 20 वीक्स पे भी कर सकते हैं इसको. सो 14 to 20 वीक्स के अंदर और 16 to 20 वीक्स के अंदर इसको परफॉर्म किया जा सकता है. ये क्वेश्चन आया था कि एमनियोसेंटेसिस किसके लिए यूज़ नहीं होता. उसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और हमारे पास न्यूरल डिफेक्ट्स. आप जो क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट लिप और जो हमारे पास क्लेफ्ट लिप है और एक हम क्लेफ्ट पैलेट, इनके लिए हम जो है वी आर नॉट एबल टू यूज़. तो इनके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. एमनियोसेंटेसिस unable to detect बिकॉज ये बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट के दौरान आए हैं, तो इनका पीछे से रोल नहीं है. और दूसरी बात एक और, जो एमनियोसेंटेसिस है इज विद लीगली बैंड किया हुआ है, लीगली बैन कर दिया. ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैंड है ये, मतलब अगर ऑप्शंस आपके पास डॉक्टर लिखता है और हॉस्पिटल्स में लिखते हैं तो किया जाता है. लीगली बैंड टू चेक फीमेल फोर्टिसाइड. क्यों किया? अब आप देखिए इसमें हुआ क्या. जो हम लोग स्किन सेल्स और फीटस जो निकालते हैं उसमें हमने एनालाइज करना है. कैसे एनालाइज किया जाता है? बाय मेकिंग योर कैरियोटाइपिंग एंड इडियोटाइप. तो फॉर वेरियस है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपने कैरियोटाइपिंग करी एंड आपने इडियोग्राम प्रिपेयर कर दिया. नाउ व्हाट इज कैरियोटाइपिंग एंड इडियोग्राम? आपने क्रोमोसोम्स का क्या टेक्निक क्या है कि मेटाफेस में हम कॉल्चिसिन डाल के उसको रोक देते हैं और उसके बाद उनका फोटोग्राफ लिया जाता है, उनको मैग्नीफाई करके हम क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं. तो जब हम क्रोमोसोम्स को अरेंज करेंगे तो लास्ट क्रोमोसोम जो है वो आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो व्हेन वी आर अरेंजिंग द क्रोमोसोम्स टू सी कि भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी पता लग जाता है कि सेक्स इज मेल और फीमेल. सो टू चेक दिस, ये जो टेक्निक है इसको हमने बैन कर दिया है. तो एक बार ये इस पे भी क्वेश्चन आ चुका हुआ, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ.
सो वी कैन वेल सी ओवर हियर. एक बार ख़त्म करते हैं इसको देख के. हाँ जी, एनसीईआरटी भी बात कर रही है एमनियोसेंटेसिस की. कहता है स्टैचुरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस फॉर किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनियंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स. ये वो बात कर रहा था कि जो जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें ये भी डिस्कस किया जाता है. कहता है जो एमनियोसेंटेसिस है, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज फीटल सेल and dissolved substances. It is used to test the presence of certain genetic disorder, Down syndrome, even hemophilia, sickle cell anemia, and determine the survivability of fetus. So that's all for today. Thank you very much. I feel that this lecture is going to be helpful for you and hope you like, share and subscribe. Thank you very much.